हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हम अक्सर उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मोहित और राघव का भी यही मानना था ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार। हाँ, सब बातें हैं। कि भूत सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन चंबल के बीहड़ों में घटी उस एक रात ने उनके सालों पुराने इस यकीन को हिलाकर रख दिया। चंबल की वो बीहड़ जहां पहले डाकुओं का राज हुआ करता था और जहां लोग उन डकैतों से डरते थे, वहां राघव को मिला एक अधूरा तांत्रिक जिसकी रूह आज भी अपनी मुक्ति पाने के लिए इंसानों का शिकार ढूंढ रही है। आज की ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक सबक है जो अनदेखी शक्तियों को चुनौती देते हैं। ये कहानी हमसे मोहित ने शेयर की है और मोहित के बारे में बात करें तो बचपन से उसे हॉरर फिल्मों का शौक था, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वो भूत प्रेत या तंत्र मंत्र जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट था। लेकिन फिर उसके दोस्त राघव के साथ जो कुछ हुआ, उसने उसकी ये सोच बदल दी और अब वो भी कहीं ना कहीं भूत प्रेतों को मानता है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, कहानियां सुनने में आपको मजा आ रहा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो राघव और मोहित 5th क्लास से दोनों साथ थे और आज भी एक दूसरे को बिल्कुल परिवार के जैसा ही मानते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मोहित राघव को फोन करता है और बात करते करते इनके बीच में किसी हॉरर फिल्म के बारे में बात शुरू हो जाती है। लेकिन तभी राघव अचानक चुप हो जाता है और कुछ पल खामोश रहने के बाद जब मोहित ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो उसे एक बात बताता है। वो कहता है कि तुझे एक बात बतानी है, लेकिन तू मजाक मत उड़ाना। मोहित ने पहले तो हंसकर उसकी बात टाल दी, लेकिन राघव की जो आवाज थी उसमें एक अलग सी बेचैनी, एक सीरियसनेस थी जिसने मजबूर कर दिया मोहित को उसकी बात सुनने के लिए। और उसके बाद राघव ने मोहित को वो बात बताई जो 2024 की एक रात में चंबल के बीहड़ों में राघव के साथ घटी थी। मोहित आज भी नहीं जानता कि वो कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन राघव ने जिस तरीके से उसे सारी बातें बताई, मोहित को भी उसकी बातों पर विश्वास तो होता है कि वाकई में उसके साथ ये सब घटा था। राघव बताता है कि 2024 में जब सर्दियों की एक रात थी, एक्चुअली राघव का गांव चंबल के बीहड़ों के पास पड़ता है और मोहित जब भी उसको अपने गांव के बारे में बताता था, वो बताता कि आज भी छोटी मोटी चोरियां वहां पर होती रहती है। उसका गांव जो था, उसका रास्ता बेसिकली मुरैना से धौलपुर की तरफ जो रास्ता जाता है उधर से होके निकलता था और वो रास्ता काफी सुनसान है। बीच बीच में बीहड़, कटीली झाड़ियां और बस खामोशी सी फैली रहती है। तो एक बार की बात है कि उसकी फैमिली 2 दिन पहले ही गांव जा चुकी थी और वो अकेला कार से गांव की तरफ निकल पड़ा था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। वो मुरैना से धौलपुर वाले रास्ते पर उन्हीं बीहड़ों के पास से गुजर रहा था। उस रास्ते को वो बहुत अच्छे से जानता था और जैसा घर वालों ने हमेशा सिखाया था कि रात में अगर कुछ भी अजीब लगे तो गाड़ी रोकना नहीं है। कुछ भी थोड़ा बहुत भी सस्पिशियस लगे तो बस बिना सोचे समझे गाड़ी भगा लेनी है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अपने गांव पहुंचने से लगभग 10-12 किलोमीटर पहले अचानक से उसकी चलती हुई कार डगमगाई, स्टीयरिंग भारी लगा तो उसने गाड़ी को साइड में लगाया और उतरकर देखा तो उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। अब गाड़ी से उतर के चारों तरफ देखा तो आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और चांद की रोशनी थी। और उस चांद की रोशनी में वो जो बीहड़ थे, वो एक अलग ही एहसास दे रहे थे। रात के झींगरों की आवाज आ रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसने अपनी गाड़ी की डिक्की चेक चेक की तो उसमें टायर खोलने का कोई भी औजार नहीं था। अब अकेला सुनसान रास्ते में खड़ा हो सोच रहा था क्या करूं। फिर उसने दिमाग लगाया कि गांव से ज्यादा दूर नहीं है, मैं काम करता हूं, अपने कजिन अमित को फोन कर देता हूं। उसने अमित को अपनी लोकेशन भेजी और उससे कहा कि यार एक तो ये टायर वायर खोलने के सामान ले आना, जैक और जो बोल्ट खोलने का वो औजार होता है वो, और साथ में ना कुछ खाने को भी ले आना, क्योंकि मैंने सोचा था कि घर पहुंचकर खा लूंगा, इसलिए रास्ते में कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है।
उसको फ़ोन करके वो गाड़ी के अंदर बैठ के इंतज़ार करने लगा और करीबन 20-25 मिनट के बाद दूर से उसे बाइक की एक हेडलाइट आती हुई दिखाई दी। वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसका भाई अमित उसके पास पहुंच चुका था। अमित जैसे ही वहां पहुंचा उसने राघव को देखा और राघव ने देखा कि अमित के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो नॉर्मल नहीं थे। उसने आते ही उससे कहा, अगर मुझे पता होता कि तू मुझे यहाँ बुला रहा है तो मैं नहीं आता। राघव ने उसकी बात सुनकर हंसते उसको गाली दी और बोला, तो क्या मैं रात भर यहाँ गाड़ी में पड़ा रहता? अमित बोला कि तू फालतू बकवास मत कर, जल्दी से टायर बदलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये इलाका सेफ नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस का निवास है। उसकी बात सुनकर राघव फूट के हंस पड़ा और बोला, अबे तू पहले बताया था तो मैं तुझे बुलाता ही नहीं। मैं उस ब्रह्म राक्षस से ही पंचर बनवा लेता। उसकी बात सुनकर अमित भी थोड़ा हंस दिया और उसके बाद दोनों के दोनों टायर बदलने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी राघव ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ की हवा कुछ अलग हो गई है। मानो अचानक से हवा भारी हो गई हो, जैसे किसी बंद कमरे में आप खड़े हो और वहां की ऑक्सीजन कम हो गई हो। राघव ने इस फीलिंग को इग्नोर किया और वो अपनी गाड़ी का टायर बदलने में लग गया। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद राघव को एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे जली हुई सरसों जो होती है ना, इस तरह की उसे स्मेल आई। राघव को पहले लगा कि सिर्फ उसका वहम है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद अमित ने राघव से बोला, तुझे भी बदबू आ रही है क्या? और उस समय दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। जिसे अभी तक राघव अपना वहम समझ रहा था, वो वहम नहीं था। उन दोनों को वो खुशबू आ रही थी। चांद आसमान में निकला हुआ था, लेकिन फिर भी उनके आसपास एक अलग सा अंधेरा छा गया था। माहौल ही ऐसा हो गया था कि उन दोनों को अपने आप ही डर लगने लग गया था। अब तक उन्होंने टायर मतलब चेंज कर लिया था, स्टेपनी लगा दी थी और वो अपने नट बोल्ट ही कस रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई है जिसने उनको स्लो कर दिया है। अभी तक जो काम को जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है वो काम अपने आप ही बहुत धीरे हो गया है। दोनों अपना टायर बदलने में लगे हुए थे कि तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोहे को पत्थर के ऊपर घिस रहा हो। वो आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। दोनों आवाज की तरफ घूमे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और आवाज उनसे थोड़ा दूर से आ रही थी। राघव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और इधर-उधर देखने लगा और थोड़ा वो लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि सड़क से थोड़ा हटकर एक बड़े सारे पत्थर पर कोई बैठा हुआ है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके सफेद बाल कंधे तक फैले हुए थे। उसके हाथ में लोहे की एक लंबी रॉड थी जिसे वो उस पत्थर पर घिस रहा था। उस आदमी की पीठ इनकी तरफ थी, इसलिए उन्हें ये समझ भी नहीं था कि वो कौन है। हाँ, उसने पुराने जमाने के डाकुओं जैसे कपड़े पहने हुए थे। राघव एक बार तो देखकर उसे घबरा गया। उसने अपना गला साफ किया और डरते-डरते पूछा, "कौन हो भाई?" उसके बोलते अमित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, खिसकर अपनी तरफ खींचा और चुप धीरे से बोला, "चुप रहे, देख, उसकी परछाई नहीं है।" नजर गई राघव के नीचे। रात के करीबन 12:30 बज रहे थे। राघव को साफ-साफ अपनी और अमित की परछाइयां सड़क के ऊपर दिखाई दे रही थी, लेकिन उस बैठे हुए बूढ़े आदमी की परछाई नहीं थी। उसके आसपास जो और पत्थर वगैरह पड़े थे सबकी परछाई थी, लेकिन उस चट्टान के ऊपर वो जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था उसकी परछाई कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन फिर भी राघव जिन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, उसने हिम्मत करके फ्लैशलाइट सीधी उस पर डाली और तब कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक समझ नहीं पाया। वो जो फ्लैशलाइट उसने डाली वो रोशनी उसके शरीर से आर पार चली गई, जैसे उसका शरीर सॉलिड नहीं बल्कि धुएं का बना हो। उसकी स्किन रेत की तरह थी, धुंधली, जैसे हवा में घुल रही हो। और जैसे ही लाइट उसके शरीर पर पड़ी, उस बूढ़े आदमी ने उस रॉड को खींचना बंद कर दिया और पूरे इलाके में एकदम सन्नाटा छा गया। अभी तक जो उन झींगरों की आवाज आ रही थी वो भी आना बंद हो चुकी थी। और फिर बिना मूवमेंट किए, बिना शरीर घुमाए, उस बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे मोड़ दी।
ये देखते ही दोनों के मुंह से एकदम से चीख सी निकल गई। ये जो भी कुछ हो रहा था, ये सच था या कुछ और, उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे उस बूढ़े आदमी का चेहरा इनकी तरफ हुआ, राघव ने देखा उसकी आंखों की जगह दो गहरे खोखले खड्डे थे और उन खड्डों के अंदर छोटे छोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। ये देखते ही राघव और उसका भाई वहीं पर बिल्कुल बर्फ की तरह जम गए थे, जैसे किसी ने शरीर से जान खींच ली हो। वो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े हुए थे और मुंह से वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से डर के मारे पहली लाइन तक नहीं निकली। वो बूढ़े आदमी की जो खोखली आंखें थी वो इनको अभी भी देखे जा रही थी। ना वो हंसा, ना वो चिल्लाया, बल्कि उसने कुछ और किया। एकदम से उसके होठ धीरे धीरे हिलने लगे और उसके मुंह से मंत्र निकलने लगे। और जो वो बोल रहा था वो तर्पण में बोलने वाले श्लोक थे, जिसे वो एक बार सीधा और एक बार उल्टा बोल रहा था। ओम ये चास्माकम कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते तृप्यंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडिनोदकम। अब आप सोच रहे होंगे ये मंत्र क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो तर्पण तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना या संतुष्ट करना। हिंदू धर्म में ये एक पवित्र अनुष्ठान है जिसके अंतर्गत जल, तिल, घास का उपयोग करके पूर्वजों यानी पितरों, ऋषियों और देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। ये पितृपक्ष या फिर श्राद्ध के दौरान किया जाता है ताकि दिवंगत आत्माओं की प्यास बुझाई जा सके और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिले, उन्हें शांति व मोक्ष प्राप्त हो सके। जिस तरह से वो मंत्र पढ़ रहा था उसकी आवाज गहरी थी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हो और हर शब्द के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी छाती दबा रहा हो और वो सांस नहीं ले पा रहे हो। और जैसे उसने अपने श्लोक समाप्त किए ऐसा लगा जैसे पूरे इलाके की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। एक पल के लिए इन दोनों को लगा कि उनके पैरों में जान ही नहीं थी और आज उनका यहीं पर अंत होने वाला है। लेकिन फिर किसी तरह से वो दोनों होश में आए और होश में आते दोनों एक साथ हरकत में आए और राघव बोला, अमित भाग। दोनों के दोनों भागते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर कूदते हैं और ना उन्होंने कोई सामान उठाया, ना खाना जो अमित लेकर आया था, ना ही कुछ और। सब कुछ वहीं छोड़ के उन्होंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ाने लगे। राघव ने गाड़ी दौड़ाते हुए जब रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे सड़क पर विशाल धुएं का गुब्बार उठ रहा था और वो गुब्बार उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। और तभी अमित ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली, उसमें कुछ इस तरह मंत्र पढ़ा और उसे बाहर फेंक दिया। और फेंक कर वो महादेव का नाम लेने लगा और कुछ ही सेकंड के बाद गाड़ी के अंदर का जो भारीपन था वो बिल्कुल हल्का हो गया। पीछे देखा तो धुएं का जो गुब्बार था वो भी अब धीरे धीरे गायब हो गया था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ राघव के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप गया था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ इंजन की रेविंग की आवाज और इनकी धड़कनों की आवाज इन दोनों को महसूस हो रही थी। और इनकी जान में जान तब आई जब ये सीधा अपने गांव में अपने घर के पास पहुंचते। घर पहुंचते उन्होंने गाड़ी अंदर लगाई, दरवाजा बंद किया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरों में चले गए। अमित के हाथ अब भी डर के मारे कांप रहे थे। उस रात वो दोनों के दोनों नहीं सोए क्योंकि जैसे ही राघव आंख बंद करता उसे उस आदमी की वो घूमती हुई गर्दन दिखाई देती। आप इमेजिन करें अगर आपके सामने ऐसा हो तो आप भी रात भर सो नहीं पाएंगे। अगले दिन ये दोनों के दोनों पहुंचते हैं गांव के मंदिर, वहां पूजा करते हैं और वो जो पंडित जी थे वहां पर उन पंडित जी ने उनके हाथ में नॉर्मल तरीके से जो हाथ में कलावा बांधते हैं वो बांध दिया। और उसके बाद राघव ने पंडित जी से बोला कि पंडित जी आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने उनको बिठाया और राघव ने पंडित जी को सारी बात बता दी। राघव की सारी बात सुनकर पंडित जी थोड़ी देर तो शांत रहे और फिर उन्होंने बोला, बेटा तुम लोग ना ब्रह्म राक्षस के फंसे हुए अस्तित्व से मिले हो जो वहां पर अटक गया है। अब इन दोनों समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे पंडित जी। ब्रह्म राक्षस का अस्तित्व अटक गया पंडित जी, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि काफी सालों पहले इन्हीं भीड़ों में एक सिद्ध तांत्रिक रहता था। नाड़ीदेव नाम था उसका। नाड़ीदेव तंत्र विद्या में माहिर था। शुरू शुरू में अपने तंत्र विद्या को लोगों के भले के लिए काम में लिया करता था, लेकिन फिर डाकुओं ने उसे अपने साथ मिला लिया और उनके साथ रहकर
अपनी विद्याओं का इस्तेमाल वो गलत कामों के लिए करने लगा, काली क्रियाओं में उलझ गया। जब उसके परिवार को ये पता चला तो उन्होंने उसे त्याग दिया और ये जगह छोड़कर वो कहीं और चले गए। ना बेटा, ना भाई, ना कोई और रिश्ता। नाड़ीदेव अब अकेला हो चुका था उन डाकुओं के साथ। एक तांत्रिक जिसके परिवार ने खुद उसका त्याग कर दिया, किंतु मरते वक्त कोई नहीं आया। घर का कोई भी सदस्य उसके अंतिम संस्कार में नहीं था और उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ। बीहड़ों में कहीं डाकुओं ने जब वो मर गया तो उसकी लाश को फेंक दिया। ना किसी ने चिता जलाई और ना किसी ने तर्पण दिया। और जब तर्पण नहीं होता ना तो मुक्ति नहीं मिलती है। ना वो प्रेत बन पाया और ना ही वो ब्रह्म राक्षस बन पाया। वो बीच की योनि में अटका हुआ है, अधूरा। क्योंकि कोई भी आत्मा आगे तब बढ़ती है जब हर साल उसे तर्पण मिलता है, लेकिन उसका तर्पण तो किसी ने किया ही नहीं और कोई करता ही नहीं है, और इसीलिए वो भटकता रहता है। और उस योनि में वो पागल हो गया है। वो चाहता है कि कोई उसका तर्पण करे, लेकिन जानता है कोई नहीं करेगा। कई बार उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो दिखाई देता है और उल्टा तर्पण इसलिए बोलता है कि अगर उसकी तरह किसी और के भी पितरों का श्राद्ध नहीं हुआ है तो उनकी आत्मा को वो पकड़ सके और उनके द्वारा वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढे। लेकिन जो उसे देखता है वो रुकता नहीं है, और सही भी है। उसका भरोसा नहीं है कि वो क्या कर जाए। तुमने भी बिल्कुल सही किया कि समय रहते तुम वहां से भाग कर आ गए, वरना ऐसा हो सकता था कि तुम आज जीवित नहीं होते। तो पंडित जी, क्या अब हम जाकर अपना जो सामान वहां रह गया वो ला सकते हैं? पंडित जी ने कहा, बिल्कुल जा सकते हो। अभी दिन का समय है। वो अगर किसी को दिखेगा तो रात के समय है, तो तुम अभी जाकर अपना सामान ला सकते हो। इसके बाद पंडित जी से मिलकर वो लोग वहां से निकले और गांव के दो और लोगों को अपने साथ लेकर वो अमित की बाइक, वहां औजार, जो भी सामान था, और टिफिन वो लेकर आए। वो जो टिफिन था जिसमें राघव के लिए खाना गया था, वो टिफिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, खुला हुआ। अब वो खुला हुआ क्यों था, उसका कारण क्या था, ये तो इन दोनों को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, उस रात के बाद भी राघव को कई दिनों तक वही जली हुई सरसों की स्मेल कभी-कभी महसूस होती थी। फिर उसके बाद वो वहां से वापस आ गया और धीरे-धीरे उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया और ये एहसास भी खत्म हो गया। और इस तरह से राघव ने मोहित को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राघव ने यही बताया कि उसे भी पता नहीं कि उसने भूत देखा या क्या था, बट हाँ, उसने जो भी कुछ देखा वो इंसान नहीं था। और वो राघव जो हमेशा इन चीजों का मजाक उड़ाया करता था, आज उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। पिछले 12 साल से मोहित उसे जानता है और वो अपने दोस्त की आवाज से समझता है कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। और शायद कहीं ना कहीं बचपन से ही राघव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, वो उन्हें बहुत मानता है, और शायद इसी वजह से उसे उस रात कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों को उस घटना ने एक बात ही समझा दी कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें समझ नहीं सकते, उन्हें झुठला देना या फिर उनका मजाक बनाना सही नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसा बहुत बार देखा है कई लोगों के एक्सपीरियंसेस में कि जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं वो अपफ्रंट आते हैं और उनका इन सबसे सामना होता है। क्या आपका भी कभी किसी एंटिटी से इसी तरह सामना हुआ है? अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।